लोक निर्णय 2024। On elections, Lok Nirnay 2024. In this program, our effort is to bring you election-related developments, various updates, and the analysis of the General Assembly and the Assembly elections of 2024. I am Neelab Srivastav with my co-anchor Umesh Chaturvedi. नमस्कार, आप सुन रहे हैं चुनाव पर विशेष कार्यक्रम लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। इस कार्यक्रम में हम चुनाव से जुड़े प्रमुख समाचार प्रस्तुत करेंगे, साथ ही चुनाव से ही जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे, जिसमें भाग लेंगे हमारे क्षेत्रीय संवाददाता और स्टूडियो में मौजूद राजनीतिक विशेषज्ञ। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रफुल्ल केतकर। प्रफुल्ल जी, आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। Let's listen to the news related to the elections of 2024. In Punjab, BJP has decided to go solo for the Lok Sabha. BJP declares 3 candidates for Rajasthan and Manipur. Also, it releases the 9 candidates for assembly constituencies in Sikkim. In Bihar, seat sharing agreement by the opposition Grand Alliance or the Indie Alliance remains unconclusive. And the Election Commission today has issued an advisory to all the CEOs of all states and CEOs in view of the heat wave. अब खबर हेडलाइन हिंदी में। पंजाब में बीजेपी अकेले ही लड़ेगी लोकसभा चुनाव। भाजपा ने राजस्थान और मणिपुर के लिए 3 उम्मीदवारों की घोषणा की। सिक्किम में विधानसभा क्षेत्रों के 9 उम्मीदवारों की भी सूची जारी की। बिहार में विपक्षी महागठबंधन द्वारा सीट बंटवारा समझौते पर अनिश्चितता जारी। चुनाव आयोग ने लू को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सलाह जारी की। अब कुछ खबरें चुनाव से जुड़ी हुई। सबसे पहली खबर पंजाब से। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश के जरिए इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही श्री जाखड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने पंजाब के किसानों समेत सभी वर्गों के हित में अहम कार्य किए हैं। In the new series of candidates that have been released by various political parties, the Bharatiya Janata Party has today declared 3 more candidates for the Lok Sabha elections. The party has fielded Mr. Kanhaiyalal Meena from Dausa and Indu Devi Jatav from Karoli Dolpur Lok Sabha seat in Rajasthan. T. Basant Kumar Singh will be the BJP candidate from Inner Manipur parliamentary constituency. Also, for the Sikkim and other by-polls, BJP has released its second list of 9 candidates for the polls in Sikkim. Pema Wangzal Rinzing is the party candidate from Gangtok and Aruna Munger will contest from the Namchi Singitang seat. BJP has also announced 14 candidates for the assembly by-polls in Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka and West Bengal. In Gujarat, Chatur Singh Chavda has been fielded from Vijapur and Arun Modwadia from Porbandar seat. In Himachal Pradesh, Ravi Thakur has been fielded from Lahaul and Spiti while Rajinder Rana will contest from Sujanpur. In Karnataka, Narasimha Nayak will be the party candidate in Shorapur, and also in West Bengal, Bhaskar Sarkar is the candidate from Bhagava Gola and Sajal Ghosh from Barnagar. अब खबर निर्वाचन आयोग से जुड़ी हुई। एक जैसी शिकायतों के बावजूद राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों की अलग अलग कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया है। चुनाव आयोग से इस संबंध में पार्टी नेता अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ कार्रवाई का हवाला देते हुए पार्टी ने कहा है कि तमिलनाडु में इसी तरह एक मंत्री ने भी टिप्पणी की, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। श्री तावड़े ने बताया कि उन्होंने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नेता संजय राउत द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों का भी सवाल उठाया। अगली खबर असम से। असम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज डिब्रूगढ़ सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। लखीमपुर के सांसद प्रधान बरुआ ने भी यहां से नामांकन दाखिल किया है। वे दूसरी बार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। राज्य की जोरहट लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। अगली खबर नागालैंड से। पीपुल्स लोकतांत्रिक गठबंधन पीडीए के सर्वसम्मत उम्मीदवार डॉक्टर चुम्बेन मुरी ने नागालैंड की इकलौती लोकसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया है। इस गठबंधन में नेशनलिस्ट
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आरपीआई अठावले, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नगा पीपुल्स फ्रंट और निर्दलीय शामिल हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस उम्मीदवार एस सुपोंग मेरेन जमीर ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। यहां से अब तक 3 उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर चुके हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। In Bihar, the seat sharing agreement has yet not been finalized by the opposition Grand Alliance, making this situation very tricky. The leaders and workers of RJD, Congress and left parties are still indecisive of starting the election campaigning, with less than 48 hours now left for filing of the nomination papers for the first phase of Lok Sabha elections in Aurangabad, in the parliamentary constituencies of Aurangabad, Gaya, Jamui and Nawada. And the RJD has adopted a strategy to distribute symbols to its candidates unilaterally, and at the same time the Congress and the left parties have strongly criticized the decisions of the RJD chief and former state chief minister Mr. Lalu Prasad Yadav. Talking about the election commission advisory, we all know the summer months are coming up, so the EC has issued advisory to all the CEOs of the states and union territories, specifically keeping in mind the heat wave. It is said that the IMD has indicated the probability of above normal temperatures during forthcoming summer season, and this may translate into stronger and longer spells of heat wave, especially during the March to June this year. We know that the pollings will happen from April to June, and the commission has shared a copy of do's and don'ts that is issued by the National Disaster Management Authority regarding the minimization of the heat wave impact. In the advisory of the NDMA, it has also advised people to avoid going out in the sun, especially during the peak hours of 12 from the noon to 3 p.m. to minimize the impact of the strong heat wave. Also, it has advised to drink sufficient water and avoid stale food. The commission has asked CEOs to ensure minimum basic facilities including drinking water and shade at the polling stations. सबसे पहले हम लोग चर्चा शुरू करते हैं, चूँकि खबर की शुरुआत हम लोगों ने पंजाब से की थी। प्रफुल्ल जी, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का लगता है कि गठबंधन नहीं हो पाया। सुनील जाखड़ जी ने ऐसा ऐलान भी कर दिया, क्या कहेंगे आप? जी, ये तो मुझे लगता है कि अपेक्षित था। हालांकि खबरें थी कि फिर से एक बार पुराना साथी अकाली दल, जिसने शिरोमणि अकाली दल ने, हम सब जानते हैं कि किसान आंदोलन जब शुरू हुआ तो एनडीए गठबंधन से बाहर निकल गया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी इस पोजीशन में है कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से सारे अलाइज के साथ निगोशिएट कर रही है, और ऐसे में अकाली दल के साथ फिर से जाना, आज अकाली दल को यदि अलायंस में आता है तो देने के लिए क्या है, जैसे कि वोट शेयर की वहाँ की असेंबली इलेक्शन में हमने सिचुएशन देखी है। ऐसे में शायद भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा है कि हम अपनी खुद की पोजीशन वहाँ पे ठीक कर लें, अपना वोट शेयर बना लें, और धीरे धीरे एक इंडिपेंडेंट स्पेस पंजाब जैसे राज्य में क्रिएट करें। अब खास करके क्योंकि आम आदमी पार्टी का वहाँ पे एक बोलबाला रहा है पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से, तो ऐसे में ये जो एक तरह से क्वाड्रेंगुलर फाइट होगी, 4 अलग अलग चौकोनी मुकाबला होगा, तो ऐसे में पंजाब किस तरह का वर्डिक्ट देता है ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। प्रफुल्ल जी, सर्बानंद सोनोवाल जी ने फिर से नामांकन दाखिल किया है और वहाँ हेमंत विश्व शर्मा जी की उपस्थिति रही, पूरा एनडीए वहाँ रहा, तो इसका क्या संकेत देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर पूर्वोत्तर में? देखिए, पूर्वोत्तर के समीकरण पिछले 5-10 वर्षों में हम देख रहे हैं कि बहुत हद तक बदल गए हैं। सर्बानंद सोनोवाल वहाँ के एक बहुत कद्दावर नेता है, केंद्र में मंत्री रहे, एक तरफ से जहाज वाहन और आयुष दोनों महत्वपूर्ण मंत्रालय रहे, और हेमंत बिस्वा शर्मा जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, उनका नामांकन दाखिल करते हुए ये रहना दिखाता है कि एक यूनाइटेड फ्रंट बीजेपी ने वहाँ पे बताया, एक तरह से लोगों के सामने रखा है। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह का बदलाव है, उस बदलाव के नैरेटिव का एक चेहरे के रूप में भी सर्बानंद सोनोवाल को वो लोगों के सामने रखना चाहते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि जोरहाट सीट से ये नामांकन दाखिल करते हुए एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करना
ये भी शायद एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे उद्देश्य रहा होगा। बिल्कुल, तरुण गोगोई भी मैदान में आ गए हैं और वहाँ के एक चमकते हुए चेहरे वो भी माने जाते हैं। निश्चित रूप से तरुण गोगोई का एक मतलब पिता के कारण वहाँ पे एक बड़ा ये रहा है, अपना उनका खुद का भी एक प्रभाव क्षेत्र रहा है। लेकिन दो, एक तो पूर्वोत्तर का बदला हुआ प्रभाव, दूसरा वहाँ पे जो सारा अब पूरे देश भर में ही डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के विरोध में जिस तरह का नैरेटिव बीजेपी बिल्ड करने की कोशिश करे, उसको कैसे तरुण गोगोई काउंटर करते वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। राइट, हम सिक्किम पर ही बात करते हैं। सिक्किम में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और प्रफुल्ल जी से चाहेंगे जानना, 30 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कल 14 और आज 9 सीटों का ऐलान कर दिया है, बाकी सिर्फ 7 सीटें हैं। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, सिक्किम एक इंटरेस्टिंग स्टेट रहा है, वहाँ पे बहुत सारी रीजनल पार्टीज रही है, सिक्किम का एक अपना सब नेशनलिज्म रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि सिक्किम क्रांतिकारी पार्टी के साथ मोर्चे के साथ गठबंधन बनाकर पिछली बार सरकार में आ गए थे। राज्यसभा में अपना एक कैंडिडेट भी सिक्किम से भेजने में सफल रही भारतीय जनता पार्टी। और ऐसे में अब इलेक्शन के बिल्कुल जब घोषणा हो गई उसके बाद सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे के साथ का अलायंस टूट गया। यहाँ पे दिल्ली में भी उसके लिए बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए। अब शायद मुझे लगता है कि एसकेएम फिर से पुराना अपना सब नेशनलिज्म का जो एजेंडा है उस पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा। No, please continue. I wanted to ask you some question about the joinings that are happening in various political parties. Now, one prominent one I read today was Ravneet Bittu from Punjab, Congress sitting MP, now joining. If I'm correct, he was an MP from Jalandhar. So he joining Ludhiana. Okay, and he joining the Bharatiya Janata Party. So a lot of defections, people coming to Congress, Congress people going to BJP, other states also, other parties. How do you see this? This is the usual phenomena, but is there an increase in these numbers now, these elections? No, I think every election we have seen this kind of, switching over of parties. At one point, there was a lot of apprehension about this Ayaram Gayaram phenomena. But now it seems to be a regular phenomena simply because the parties themselves have become a tight machinery, and whenever somebody doesn't get enough space to move upward in a party, either in terms of a candidature or in terms of a party position, Ravneet Singh Bittu has been a vocal face from Punjab in Congress. We have seen when he's speaking about when in Ayodhya Pran Pratishtha Samaroh happened, on various issues also he had taken a different line from the traditional Congress line, even in regarding alliance with Aam Aadmi Party in other places. So it was on expected line that at one point Ravneet Singh Bittu would will switch the sides, and it is definitely a big shot in the arm when it comes to Bharatiya Janata Party, especially when Bharatiya Janata Party decided to contest alone in Punjab in the start. In that context, I think we spoke about it initially. Yes, but these numbers that are coming, I mean, almost 70% or 80% by the BJP tickets have been declared, even Congress. So I think a fair amount of speed now for issuing of the candidates, and now people getting into active political campaigning now. हाँ, प्रफुल्ल जी, इस पर जवाब देने से पहले हमारे जम्मू संवाददाता जगमोहन शर्मा जी जुड़ गए हैं। जगमोहन जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। नमस्कार। ये बताइए कि चुनाव आयोग किस तरह से तैयारी कर रहा है जम्मू के लिए? जम्मू के लिए सर तैयारियां तो बहुत बढ़िया हैं और बड़े जोश के साथ चल रही हैं, और प्रशासन तो है ही है, चुनाव जो अमला है वो तो है ही है, लोग भी बड़ा सहयोग दे रहे हैं, और खासतौर पर लोगों में बड़ी खुशी है जिस तरह की फैसिलिटीज, लाइक जैसे अभी चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि जो 85 इयर्स प्लस हैं उनके लिए घर से वोट डालने की व्यवस्था है, और जो 40% से ज्यादा दिव्यांग हैं, डिसेबिलिटी जिनकी 40% से ज्यादा, उनके लिए तो लोगों में काफी एक उनको नई चीज दिख रही है और दे आर क्वाइट हैप्पी विद दिस। पहले और दूसरे चरण में उधमपुर और जम्मू सीट के लिए घोषित प्रमुख प्रत्याशियों की आपके पास जानकारी होगी, उनकी जानकारी जरा दीजिए, हमारे श्रोताओं के साथ साझा कीजिए। अगर हम पहले फेज की बात करें जो कि 19 अप्रैल को चुनाव होना है उधमपुर लोकसभा सीट के लिए,
तो उसके लिए आज कल तक तो 5 थे, आज 2 कैंडिडेट्स और हैं, उन्होंने नॉमिनेशन अपना फाइल किया है। तो कुल मिलाकर कितने लोगों ने नामांकन दाखिल कर दिया? अभी तक 7, आज शाम तक 7 किया है। और इसमें जो मेन कैंडिडेट्स हैं उनमें मौजूदा सांसद और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और बीजेपी के ही प्रेमनाथ ने भी बतौर कवर कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल की हुई है जी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अमित कुमार और तिलक राज ने नॉमिनेशन फाइल की है। और इनके अलावा कुछ दिन पहले एक आजाद उम्मीदवार स्वर्णवीर सिंह जराल ने भी नामांकन भरा है। तो आज जिन 2 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल की है, उनमें भी एक आजाद उम्मीदवार है मोहम्मद अली गुज्जर, और दूसरे हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी बनाई थी। उस पार्टी की तरफ से आज जम्मू कश्मीर में मंत्री रह चुके जीएम सरूरी ने ये पर्चा भरा है, अपना नामांकन। जी जगमोहन जी, अब तो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की बाध्यता खत्म हो गई है, और उसके बाद ये पहला आम चुनाव है जिसमें जम्मू कश्मीर के लोग हिस्सा ले रहे हैं। क्या क्या मुद्दे आपको नजर आ रहे हैं इस बार? देखिए, विकास का तो एक मेन मुद्दा है ही है, और जैसी एक धारणा रही है अमूमन कि जम्मू कश्मीर के लोग बेसिकली देखा जाए, खासतौर पर कश्मीर घाटी के लोग, वो बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट का और आतंकवादियों का कुछ इस तरह से असर था, कुछ इस तरह से कि लोग सरकार की स्कीमों से लाभान्वित नहीं हो पाते थे। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी है, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ प्रफुल्ल जी। जगमोहन जी, ये बताइए कि जम्मू उधमपुर सीट पर कोई एनसी-पीडीपी भी अपने उम्मीदवार उतार रही है क्या? जम्मू उधमपुर सीट नहीं है सर, जम्मू और उधमपुर में से किसी भी सीट पर पहले तो इनका एक गठबंधन भी बना था, अभी अलग अलग उतार रहे कैंडिडेट। इनके कोई कैंडिडेट है क्या यहाँ पे? अभी तक इन्होंने कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, ना ही एनसी ने और ना ही पीडीपी ने। ये बताइए कि जो कश्मीर में इस समय विकास की बातें हो रही है और बहुत ज़्यादा, खासतौर पर अब देख रहे हैं कि जो वहाँ कभी लोग अलगाववादी विचारधारा भी रखते थे, वो लोग भी अब धीरे धीरे विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तो ये जो चीज़ें जो बदली हैं, इसका चुनावी परिदृश्य पर जो है वो क्या असर दिख रहा है आपको? जी सर, मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो एक धारणा बन जाती है ना कि जम्मू कश्मीर के लोग जो थे, उनकी विचारधारा कुछ अलग थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ग्राउंड लेवल पे आप देखो, जम्मू कश्मीर के लोग जो है, कश्मीरी तो खास तौर पर मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, पर दे ऑल आर इंडियन बाय हार्ट। लेकिन ऐसा होता था कि जब आतंकवादियों का या सेपरेटिस्ट का जो बोलबाला था, उनका दबदबा होता था, तो बेचारे डर के मारे कुछ नहीं कह पाते थे। बिकॉज सपोज मुझे अगर किसी चीज के लिए रोका जाए तो मैं डरा होगा, तो मैं खुल के बात नहीं कर सकता। अब देखिए, अब पत्थरबाजी हुआ करती थी, तो आप क्या समझते हैं कि हर कोई पत्थर मारना चाहता था? आज कोई पत्थर नहीं मार रहा है। तो कश्मीरियों के, जम्मू कश्मीर के लोगों को दिल को छूने की जरूरत है सर। और जब प्रशासन अपना काम कुशलता से करेगा, लोगों तक पहुंचेगा, सरकार की जो योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंचेंगी, तो लोग जान पाएंगे कि सरकार हमारी है। किसी भी पार्टी की सरकार हो, ऐसा नहीं कि किसी कांग्रेस या बीजेपी या किसी और भी दल की पार्टी हो, सरकार कोई भी हो, सरकार लोगों ने वो चुननी है जो उनकी भलाई के लिए काम करे, सरकार की स्कीमों का लाभ लोगों तक पहुंचे, सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सके। ऐसा नहीं है कि आतंकवादी आके किसी पे भी हल्ला बोल दें और डरा धमका के चले जाएं और लोग चुपचाप बैठे रहें। जगमोहन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कश्मीरियों के दिलों को छूने की जरूरत है, और इसी दिल के छूने के साथ कश्मीर में अगला चुनाव होगा, ऐसी उम्मीद करेंगे। आपने बहुत सारी जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। We are now connected with our correspondent in Telangana, Ms. Lakshmi now. Lakshmi ji, what is the latest information that we have about the announcement of candidates by different political parties in Telangana for the 17 Lok Sabha seats? Yes, actually all the major three political parties have almost done with their exercise about announcing the candidates, except Congress. Congress has to announce announce the candidates' names for 8 more seats. And rest, the BRS and BJP have already announced to all 17 seats in the state.
Right. The state has seen a change in political landscape since it broke out from Andhra Pradesh carved out from Andhra Pradesh in 2014. So, what is the scenario of the elections now, this time in the state, also in the backdrop of the state just seeing its assembly elections where the Congress has come to power? Also, I wanted to ask you about the BRS leaders K. Kavita's arrest. The excise policy money laundering case in that case. So is this the BRS taking it up in campaign, or other opposition parties using it that in this particular instance in their campaign? Actually, for the first part of your question, there was a sea change from 2014 to now. Actually, during the 2014 elections, the BRS could harp on the Telangana sentiment, and it could achieve also majority of the seats and form the government, the first government in Telangana. And the second election also, the TRS could sustain the sentiment of Telangana and could increase its seats and vote share also. But this time it is completely turnaround. And majority of the sitting BRS MPs have changed their political loyalties, and about a half a dozen sitting MPs from BRS could secure tickets from BJP this time. That is an important observation we have to make. And about the second part of the issue, what you have raised about the arrest of the BRS leader, and most of the these turnarounds have taken place after the arrest. That is another important observation we have to keep in mind while the election campaigning is going on. And the BRS, after this turmoil in the party, both arrests and majority MPs leading the party, they are now raising issues like water and agriculture crisis. That is what they are including in their campaign. Right. And Yeah, Lakshmiji, our expert in the studio, Mr. Ketkar, would also like to ask few questions from you. Yes. Namaste, Lakshmiji. Congress, while contesting assembly election, had made a lot of promises and tried to give guarantee to the voters of Telangana. Now, Congress Chief Minister has been asking center support to implement those schemes. We have seen that recently. So, do you see some kind of anti-incumbency developing in Telangana against the state government, or it is still, in favor, the situation is in favor of Congress? Yeah, it is still early to say whether there could be some anti-incumbency in next 1 month or 1.5 months, because the Congress government tried its best to implement its majority assurances. Almost 4-5 assurances what they have given to people have been implemented, at least initiated. Like the free power supply up to 200 units to each household that they have implemented for all those BPL families. And similarly other also. But the remaining thing is especially the assurances for farmers, what they have given, that is yet to be seen, because these promises and these implementations have to see the ground level. So it is very early to say whether there will be some anti-incumbency because of these non-implementation of majority of the assurances. But they will be definitely trying to campaign their assurances what they have implemented so far, and they will definitely they are trying to highlight them when they go to people and ask for vote during this Lok Sabha. Right, Lakshmiji. Lakshmiji, thank you very much for joining us and bringing us this great perspective from the state of Telangana. Good wishes for a great intense electoral battle coverage in the state. Thank you.
प्रफुल्ल जी, अभी हम लोग तेलंगाना की बात कर रहे थे और नीलाव जी ने के कविता के अरेस्ट की बात भी उठाई। उसके बाद बड़ा सिनेरियो चेंज हो गया। अभी विधानसभा में बीआरएस चुनाव हार भी चुकी है, कांग्रेस वहाँ सरकार बना चुकी है। तो क्या लगता है आपको अभी किस तरह से चुनावी ऊंट वहाँ करवट बदलेगा? देखिए, अभी रिसेंटली हमने 2-3 बार देखा, तेलंगाना एक ऐसा स्टेट था जिसने एक, जिसको हम कह सकते हैं कि इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करके रखा था कांग्रेस और बीजेपी से। और बीआरएस के जब तक वहाँ पे गवर्नमेंट थी, मुख्यमंत्री कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री का अधिकृत गवर्नमेंट प्रोग्राम होने के बाद भी उसमें शामिल नहीं होते थे। हमने देखा कि रेवंत रेड्डी अभी प्रधानमंत्री जब भी गए हैं उस कार्यक्रमों में शामिल भी हुए हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ भी की है और उनकी अलग अलग योजनाओं के अमल के लिए प्रधानमंत्री का सहयोग भी मांगा है। मुझे लगता है कि एक टोन अलग, उन्होंने गुजरात मॉडल की भी बात की है। तो केंद्र में जिस तरह की राजनीति कांग्रेस की रही है उसके बड़े विपरीत रेवंत रेड्डी मुझे लगता है बहुत क्लेवरली वहां पे प्ले कर रहे हैं। मेरे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट होगा तेलंगाना का जो आंध्र से सटा हुआ जो एरिया है, वहां पे टीडीपी के साथ अलायंस के कारण कुछ अंतर आता है क्या, वो एक देखने वाली बात होगी। दूसरा, पानी के विषय को लेकर और करप्शन के विषय को लेकर मुझे लगता है अभी भी बीआरएस अभी भी बैकफुट पर है और उसको इस चुनाव में भी उसके परिणाम जो है वो शायद फेस करने पड़ेंगे। I think we have now the C-Vigil app by the Election Commission. This is an app that has been introduced by the Election Commission. This is to help people in reporting illegal inducements that are play in the elections. Someone can record and report violations. Yeah. Thank you so much for joining us, listeners. Thank you.